नमस्कार दर्शकों, आप सभी का साहित्य मन में स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी आवारा मसीहा, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इसी को जारी रखते हुए मैं प्रथम पर्व, जिसका नाम है दिशाहारा, उसका द्वितीय भाग शुरू करेंगे। भागलपुर आने पर शरत को दुर्गाचरण ME स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर दिया गया। नाना स्कूल के मंत्री थे, इसलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, इसकी किसी ने खोज खबर नहीं ली। अब तक उसने केवल बोधोदय ही पढ़ा था। यहाँ उसे पढ़ना पड़ा सीता, वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण। यह केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर प्रतिदिन परीक्षा देना था। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरत का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन शीघ्र ही वह यह अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं सकता था, इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। नाना लोग कई भाई थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे, इसलिए मामाओं और मौसियों की संख्या काफ़ी थी। उनमें छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा मणिचंद्र उसका सहपाठी था। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षर पंडित को नियुक्त कर दिया था। वे मानो यमराज के सहोदर थे। मानते थे कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में है, इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुण ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। इसलिए विद्या अध्ययन के समय शरारत कम नहीं चलती थी। शरत यहाँ भी अग्रणी था। उस दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे और बरामदे में निवाड़ के पलंग पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा ये बोल उठे, क्यों पुराना पाठ याद कर रहे हो? आज नया पाठ नहीं पढ़ा क्या? नहीं। क्यों? पंडित जी नहीं आए, उन्हें बुखार आ गया है। बस नाना ने घर के सेवक मुसाई को पुकारा, मुसाई लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया है, देखने जाना है। वे स्कूल के मंत्री ही नहीं, समाज के नेता भी थे। मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसमें वे आदर्श माने जाते थे। उनके जाते ही शरत ने घोषणा की, कैट इज़ आउट, लेट माउस प्ले, और तुरंत ही समवेत गान का यह स्वर वहाँ गूंज उठा, डांस लिटिल बेबी, डांस अप हाई, नेवर माइंड बेबी, मदर इज नाई, क्रो एंड कैपर
caper and crow. Dear little baby, there you go, up to the sling, up to the ground, backward and forward, round and round, dance little baby, and mother will sing, merrily, ding ding ding. एक उत्साही बालक ने इस अंतिम पंक्ति का तुरंत हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया। खुशी से ताक दिना दिन। एक दिन न जाने कहाँ से एक चमगादड़ बच्चों के सिर पर आकर मंडराने लगा। छोटा मामा देवी सोया पड़ा था, क्योंकि नाना भी सो गए थे। तब बाकी बच्चों का पढ़ना कैसे होता। चमगादड़ को देखते मणि और शरद के हाथ खुजलाने लगे। लाठियां लेकर वह उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो युद्ध मचा, उसने चमगादड़ तो जंगले में से होकर निकल गया, लेकिन लाठी देवे में जा लगी। चादर पर तेल फैलाता हुआ वह भुजकर गिर पड़ा। यह देखकर मणि और शरद दोनों चुपचाप वहां से पलायन कर गए। नाना की आंख खुल गई। देखा घोर अंधकार फैला है। पुकार उठे, मुसाई मुसाई, बाती केहूं बुत गया। दिया सलाई जलाकर मुसाई ने देखा कि वहां ना तो मणि है और ना शरद, केवल देवी गहरी नींद में सोया है। बोला, मणि और शरद तो खाना खाने गए हैं, देवी ने बत्ती गिरा दी है। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं थी। केदारनाथ ने देवी का कान पकड़कर उठाया और मुसाई से कहा, इसे ले जाकर इस्तबल में बंद कर दो। अगले दिन मामा को प्रसन्न करने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन देवी पर माँ सरस्वती की कम कृपा थी। शरद के बड़े मामा ठाकुर दास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे। वे गांगुली परिवार की कट्टरता और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उस दिन क्या हुआ? मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे कि अचानक ठाकुर दास आ निकले। उनकी दृष्टि में यह अक्षम्य अपराध था। उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया। किसी तरह मणि और शरद तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद किया। जगन्नाथ। इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक खाना ही नहीं था, अस्तबल में बंद होना भी था। परंतु शरद पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वह नहीं चूकता था। अक्सर वहाँ की घड़ी समय से आगे चलने लगी। उसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षर पंडित पर था, लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तम्बाकू खाने की इच्छा हो जाना स्वाभाविक था। तब वे स्कूल के सेवक जगुआ की पानशाला में जा उपस्थित होते। इसी समय शरद की प्रेरणा से दूर छात्र उस घड़ी को 10 मिनट आगे कर देते। कई दिन तक जब उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो साहस और बढ़ गया। वे घड़ी को आधा घंटा आगे करन लगे। इसके बाद कभी कभी वह 1 घंटा भी आगे हो जाती थी। उसी दिन 3 का समय होने पर उसमें 4 बजे थे। अभिभावकों के मन में संदेह होने लगा, लेकिन पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ। उत्तर उन्होंने दे दिया, लेकिन शंका उनके भी मन में थी।
इसलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया। एक दिन पानशाला से असम में ही लौट आए। क्या देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर घड़ी को आगे कर रहे हैं। बस वह गरज उठे और सब लड़के तो निमिष मात्र में वहाँ से भाग गए। लेकिन शरद भले लड़के का अभिनय करता हुआ बैठा रहा। पंडित जी यह कभी नहीं जान सके कि इस सारे नाटक का निर्देशक वही है। उसने कहा, पंडित जी आपके पैर छूकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो मन लगाकर सवाल निकाल रहा था। उस समय की उसकी मूर्ख भंगी देखकर कोई अविश्वास कर सकता था। अपने असीम साहस और समझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया था, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों ने नेतृत्व का भार भी अनायास ही उसके कंधों पर आ गया। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काठ के बक्स में रखा था। बड़े यत्न से वह उनकी देखभाल करता था। उनकी रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था होती थी। उनके युद्ध का प्रदर्शन भी होता था। उसी प्रदर्शन के कारण उसके सभी साथी उसकी सहायता करके अपने को धन्य मानते थे। उनमें न केवल परिवार के या दूसरे बड़े घरों के बालक थे, बल्कि घर के नौकरों के बच्चे भी थे। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। ये बच्चे भी उसे प्रसन्न करके अपने को कृतार्थ अनुभव करते थे। अपने उपवन में उसने अनेक प्रकार के फूल, गाछ और लता गुल्म लगाए थे। ऋतु के अनुसार जूही, बेला, चंद्रमल्लिका और गेंदा आदि के फूल खिलते और दलपति सहित सभी बच्चे गदगद हो उठते। इस उपवन के बीच में गड्ढा खोदकर एक तलैया का निर्माण भी उसने किया था। उस पर टूटे शीशे का आवरण था। साधारणतः वह उस पर मिट्टी लेप देता, परंतु कोई विशिष्ट व्यक्ति देखने आता तो मिट्टी हटाकर उसे चकित कर देता। लेकिन ये सब कार्य उसे लुक छिपकर करने पड़ते थे, क्योंकि नाना लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्लाकर पढ़ना चाहिए और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रति पाने का गुर था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि न जाने कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आँखों में धूल झोंकने की कला में शरद निष्णात था। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, तब भी उसकी प्रतिभा में ज़रा भी कमी नहीं हुई।
गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र यात्रा। परंतु शर्त था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा से निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग को देखकर दल के दूसरे सदस्यों के हृदय नाच उठते। उसका मांझा विश्वजयी था। वह ऐसा पैंच मारता कि विरोधी के पतंग कटकर धरती पर आ गिरती। शून्य में लट्टू घुमाकर उसे हथेली पर ऐसे लपक लेता कि साथी मुग्ध हो रहते। बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। मालिक लोग संदेह करते। पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वह रखते, लेकिन वह डाल तो शरत पात उसकी दक्षिण बुद्धि के सामने मालिकों के सब उपाय व्यर्थ हो जाते। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। कथा शिल्पी शरत चंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम, सव्यसाची इस कला में निष्णात है। पता नहीं दुर्दांत राम की तरह उसकी कोई नारायणी भाभी भी या नहीं, पर निश्चय ही चोरी की शिकायत आने पर उसकी माँ ने उस कलमुहे को एक पैर पर खड़ा होने की सजा दी होगी और उसने विरोध प्रकट करते हुए भी उसे स्वीकार कर लिया होगा। वह खिलाड़ी था, विद्रोह भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। भले ही तत्कालीन पाप दंड के अनुसार उसे यह उपाधि मिली हो। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। पढ़ने के कमरे को खूब सजा कर रखता। चौकी और उस पर एक सुंदर सी तिपाई, एक बंद डेस्क और उसमें पुस्तकें, कापियाँ, कलम, दवात इत्यादि इत्यादि। उसकी पुस्तकें झकझक करती थीं। कॉपियाँ वह स्वयं करीने से काटकर ऐसे तैयार करता था कि देखते ही बनता था। स्वभाव से भी वह अपरिग्रही था। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सबको छोटे बच्चों में बांट देता। देने में उसे मानो आनंद आता था, लेकिन यह देने के अभिमान का आनंद नहीं था, यह था भार मुक्ति का आनंद। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वल्पाहारी था। बड़े होने पर कथा शिल्पी शरत चंद्र की बड़ी बहू सबसे अधिक इसलिए तो परेशान रहती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखता था। नाना के घर के उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा और बदनाम घर था। कभी वहाँ एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, परंतु संयोग से एक के बाद एक कई मृत्यु हो जाने पर ये लोग उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद बहुत दिनों तक वह भूतावास बना रहा। अभिभावकों से छुपाकर इसी महल के आंगन में शरत ने कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार किया। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े बड़े गोल पत्थर आ गए, लेकिन पैरेलल बार
की व्यवस्था नहीं हो सकी। पैसे का अभाव जो था, बहुत सोच विचार कर शरत ने आदेश दिया, बांस की बाड़ तैयार की जाए। बस संध्या के छुटपुटे में 4-5 लड़के बांस काटने निकल पड़े। झाड़ जंगोड़ों में रगड़ रगड़ कर हाथ पांव लहूलुहान हो गए। पर दलपति की आज्ञा है कि उसी रात को पैरेलल बाड़ तैयार हो जानी चाहिए, और वह हुई। अगले दिन दोपहर तब सब लड़के उत्फुल्ल होकर उस पर झूलने लगे, लेकिन शोर मचाना वहाँ एकदम मना था। घर के लोग जान न लें, इसलिए लौटते समय ये सब प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कर लेना कष्ट साध्य नहीं है। उसका विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। गंगा घर के समीप ही थी, लेकिन कभी कभी रूठ कर दूर चली जाती थी। उस वर्ष ऐसा ही हुआ। बीच में छोटे छोटे ताल बन गए और उनमें लाल लाल जल भर गया। शरत उस लाल जल में स्नान करने का लोभ कैसे संवरण कर सकता था। मणि मामा को साथ लेकर एक दिन वह उसमें कूद ही तो पड़ा, लेकिन उसका दुर्भाग्य, उस दिन छोटे नाना अघोरनाथ असमय ही घर लौट आए। उन्होंने मणि को नहीं देखा तो पूछा, मणि कहाँ है? उस क्षण अघोरनाथ ने जो हुंकार किया उसे सुनकर सब डर गए। उनका यह डर अकारण नहीं था। जैसे ही दोनों बालक नहाकर खुशी खुशी घर लौटे, वैसे ही छोटे नाना सिंह के समान गर्जन करते हुए मणि पर टूट पड़े। घर की नारियों के बार बार बचाने पर भी उसकी जो दुर्गति हुई, उसके ठीक होते होते 5-7 दिन लग गए। लेकिन शरत उस क्षण के बाद वहाँ नहीं देखा गया। तीसरे दिन जब नाना फिर घोड़े पर सवार होकर काम पर चले गए, तभी वह दिखाई दिया। मामा लोगों ने अचरज से पूछा, तू कहाँ चला गया था रे? शरत ने उत्तर दिया, मैं गोदाम में था। क्या खाता था? वही जो तुम खाते थे। कौन देता था? छोटी नानी। जिस समय छोटे नाना मणि को मार रहे थे, उस समय छोटी नानी के परामर्श से शरत घर में जा छिपा था। लेकिन उसे खेलने का जितना शौक था, उतना ही पढ़ने का भी था। वह केवल स्कूल की ही पुस्तकें नहीं पढ़ता था, पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जाती, छिप छिप कर उन्हें पढ़ डालता। वहीं से एक दिन उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी। नाम था संसार कोश। विपद पड़ने पर गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है, इसका भी एक मंत्र उसमें लिखा था। अपने सभी साथियों को उसने यह मंत्र सिखा दिया था। मंत्र था, ओम भूर्भुवः स्वः रक्ष रक्ष स्वाहा। केवल गुरुजनों के दंड से मुक्ति पाने का ही नहीं, सांपों को भस्म करने का मंत्र भी उसे उसी में मिला था। शरत उसकी परीक्षा करने को आतुर हो उठा। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था। बड़ी कठिनता से उसके प्राण बच सके थे, इसलिए वह जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ करने को और भी उत्सुक था। कोश में लिखा था कि एक
हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त सांप के फल के पास रख देने पर पल भर ही में वह सांप सिर नीचा कर निर्जीव हो जाएगा। बड़े उत्साह के साथ उसने बेल की जड़ ढूंढ निकाली। सांपों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन शायद उन्हें इस मंत्र का पता लग गया था, इसलिए बहुत खोज करने पर भी कोई सांप नहीं दिखाई दिया। अंत में अमरूद के एक पेड़ के नीचे मलबे में एक गोखरू सांप के बच्चे का पता लगा। खुशी से भरकर शरद अपने दल सहित वहां जा पहुंचा और उसे बाहर निकलने को छेड़ने लगा। बालकों के इस अत्याचार से क्षुब्ध होकर सांप के उस बच्चे ने अपना फन उठा लिया। शरद इसी क्षण की राह देख रहा था। तुरंत आगे बढ़कर बेल की जड़ उसके सामने कर दी। विश्वास था कि अभी वह सांप सिर नीचा करके सबसे क्षमा प्रार्थना करेगा, लेकिन निस्तेज होना तो दूर, वह बच्चा बार बार उस जड़ को डसने लगा। यह देखकर बालक भय आतुर हो उठे। तब मणि मामा कहीं से लाठी लेकर आए और उन्होंने सनातन रीति से उस बाल सर्प का संहार कर डाला। ऐसा लगता है तब तक शरद की भेंट विलासी के मृत्युंजय से नहीं हुई थी। जड़ दिखाने से पूर्व एक काम और भी तो करना होता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, पहले उसका मुंह गरम लोहे की सीख से कई बार दाग दो, फिर उसे चाहे जड़ी दिखाई जाए, चाहे कोई मामूली सी सीख, उसे भागकर जान बचाने की हो सूझेगी। श्रीकांत और विलासी आदि अपनी रचनाओं में कथा शिल्पी शरतचंद्र ने इस विद्या की अच्छी चर्चा की है। इन शरारतों के बीच कभी कभी यह भी देखा जाता है कि दलपति गैर हाजिर है। पुकार उठती, कहाँ गए शरदा? यहीं तो थे। कहाँ थे? कुछ पता नहीं लगता, परंतु जब खोज कर सब थक जाते तो ना जाने कहाँ से आकर वह स्वयं हाजिर हो जाता। बच्चे उसे घेर लेते और पूछते, कहाँ चले गए थे? तपोवन? यह तपोवन कहाँ है? हमें भी तो दिखाओ। उसने किसी को भी तपोवन का पता नहीं बताया, लेकिन सुरेंद्र मामा ने उसकी सबसे अधिक पट्टी थी। शायद इसलिए ही सुरेंद्र ने उसकी माँ का दूध पिया था। वह अभी छोटा ही था कि उसकी माँ के फिर संतान होने की संभावना दिखाई दी। उधर शरद का छोटा भाई शैशव में ही चल बसा था। तब उसकी माँ ने सुरेंद्र को अपना दूध पिलाकर पाला था, इसलिए बहुत अनुनय विनय करने पर एक दिन वह उसको साथ लेकर अपने तपोवन गया। जाने से पूर्व उसने सुरेंद्र से कहा, मैं तुझे वहाँ ले तो चलूँगा, परंतु तू सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके यह प्रतिज्ञा कर कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताएगा। सुरेंद्र बोला, मैं सूर्य को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊँगा। मैं गंगा को साक्षी करके
प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊँगा। मैं हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊँगा। अब चल। घोष परिवार के मकान के उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास ही एक कमरे के नीचे नीम और करौंदे के पेड़ों के ना उस जगह को घेर कर अंधकार से आच्छन्न कर रखा था, नाना लताओं ने उस स्थान को चारों ओर से ऐसे ढक लिया था कि मनुष्य का उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था। बड़ी सावधानी से एक स्थान की लताओं को हटाकर शरत उसके भीतर गया। वहाँ थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी हरी लताओं के भीतर से सूर्य की उज्जवल किरणें छन छन कर आ रही थी और उनके कारण स्निग्ध हरी प्रकाश फैल गया था। देखकर आंखें जुड़ाने लगी और मन गदगद होकर मानो किसी स्वप्रलोक में पहुंच गया। एक बड़ा सा पत्थर वहां रखा था। उसके ऊपर बैठकर शरत ने सुरेंद्र को बुलाया। आ। सुरेंद्र डरते डरते पास जा बैठा। नीचे खरस्रोता गंगा बह रही थी। दूर उस पार का दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। मंद मंद शीतल पवन की मृदु हिलोरें शरीर को पुलक से भर रही थी। सुरेंद्र ने मुग्ध होकर कहा, यह जगह तो बहुत सुंदर है। शरत बोला, हाँ, इस जगह आकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। न जाने क्या क्या करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें सब यही दिमाग में आती हैं। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे तपोवन में आ गया हूँ। आज समझा हूँ कि यह बार तुमने अंक गणित में 100 में से 100 अंक कैसे पाए थे। न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कलकल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होंगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके धके तन मन को सहलाता होगा और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर न्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। उसने अनुभव किया होगा कि घर में एकांत नहीं है। जरा सी ध्वनि मस्तिष्क में प्रतिध्वनि पैदा करती है और उभरते हुए चित्र को धुंधला कर देती है। तभी उसने इस तपोवन को ढूंढ निकाला होगा। लेकिन उसने अंक गणित में ही 100% अंक नहीं पाए थे। अंग्रेजी स्कूल के प्रथम वर्ष में उसने परीक्षा में प्रथम स्थान भी पाया था। हुआ यह कि छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसे नीचे की कक्षा में दाखिल होना पड़ा। इसलिए दूसरे विषय उसके लिए सहज हो गए और वह बीच में ही एक वर्ष लांघकर ऊपर की कक्षा में पहुंच गया। इन सब बातों से जहां मित्रों में उसकी प्रतिष्ठा
बड़ी वहाँ गुरुजन भी आश्वस्त हो गए। स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय भी था। वहीं से लेकर उसमें उस युग के सभी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़ डाली। युग संधि के उस काल में जब कर्ता लोग चंडी मंडप में बैठकर चौपड़ को लेकर शोर मचाते, तब किशोर वय के लोग चोरी चोरी बंकिम रविंद्र की पुस्तकों के पत्र पलटते। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उसमें थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। उस दिन अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहा था शरद। एक टूटे हुए घर के भीतर से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने का करुण स्वर सुनाई दिया। अधिकारी महोदय ठिठक गए, बोले, यह कौन रोता है? क्या हुआ इसे? शरद ने उत्तर दिया, मास्टर मुसाई, इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में काम काज करके यह उसको खिलाती थी। कल रात इसका वह अंधा स्वामी मर गया। वह बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुसाई, यह सचमुच का रोना है? छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे। वह कलकत्ता रहते थे। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। मित्र ने कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है, वह साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वह निश्चय ही मन इस तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। लेकिन गांगुली परिवार में उसकी इस सहज प्रतिष्ठा को पहचानने वाला कोई नहीं था। इस घोर आदर्शवादी परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिस पर नवयुग की हवा का कुछ प्रभाव हुआ था। वे थे केदारनाथ के चौथे भाई अमरनाथ। वे शौकीन तबीयत के थे, कबूतर पालते थे और उस युग में कंघा, शीशा और बुश इत्यादि का प्रयोग करते थे। सिर पर अंग्रेजी फैशन के बाल भी रखते थे। घर के बालक उनके इस रूप पर मुग्ध थे। मुग्ध होने का एक और भी कारण था। दफ्तर से लौटकर वह रोज उन्होंने कुछ न कुछ देते थे उन्हें, जैसे पीपरमेंट की गोलियां इत्यादि। लेकिन इसी कारण बड़े भाई उनसे अप्रसन्न थे और इसी कारण एक दिन चोटी रखकर शेष बालक उन्हें कटा देने पड़े थे। पढ़ने में भी उनकी रुचि कम नहीं थी। बंकिम चंद्र के बंग दर्शन का प्रवेश उन्हीं के द्वारा गांगुली परिवार में हो सका था। यह बंग दर्शन बंगला साहित्य के नवयुग का सूचक था। गांगुली लोगों के हाली शहर में बंकिम चंद्र का कांठाल पाड़ा दूर नहीं था। उस गांव की एक लड़की इस परिवार में वधू बनकर भी आई थी, लेकिन घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध।
बंकिम चंद्र की यहाँ तनिक भी प्रतिष्ठा नहीं थी। नवयुग के संदेशवाहक होने के नाते इस कट्टर परिवार में अगर थी तो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा ही थी, लेकिन फिर भी अमरनाथ चोरी छिपे बंग दर्शन लाते थे। उनसे यह भुवन मोहिनी के द्वारा मोतीलाल के पास पहुंचता था और वहां से कुसुम कामिनी की बैठक में। दुर्भाग्य से अमरनाथ बहुत दिन जी नहीं सके। बच्चों को अपार व्यथा में डुबोकर वह छोटी आयु में ही स्वर्गवासी हो गए। उनकी कमी किसी सीमा तक मोतीलाल और कुसुम कामिनी ने पूरी की। कुसुम कामिनी सबसे छोटे नाना अघोरनाथ की पत्नी थी। छात्रवृत्ति परीक्षा पास करके स्वयं उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हाथों से पारितोषिक पाया था। जैसा कि होता आया है, तब भी स्त्रियों का मुख्य कार्य था रसोई का जुगाड़ करना और घर गृहस्थी के दूसरे कार्य संभालना। उससे समय बचा तो जीवन को जीवंत बनाने के लिए कलह करना या सोना, फिर जागने पर निंदा में रस लेना। लेकिन कुसुम कामिनी यह सब नहीं कर पाती थी। जिस दिन उनकी रसोई बनाने की बारी नहीं होती थी, उस दिन उनकी बैंक में या ऊपरी छत पर एक छोटी मोटी गोष्ठी होती थी। उसमें वह स्वयं बंग दर्शन के अतिरिक्त मृणालिनी, वीरांगना, व्रजांगना, मेघनादवध और नील दर्पण पढ़कर सुनाती थी। उनका स्वर और पढ़ने की शैली इतनी मर्मस्पर्शी थी कि सभी निस्पंद हो उठते थे। बालक शरद आश्चर्य और आदर से भरकर सोचता था कि लेखक भी कितना असाधारण व्यक्ति होता है। संभवतः उसके मन में तब लेखक बनने की बात नहीं उठी थी, पर उसने लेखक को मनुष्य से ऊपर अवश्य माना था। यह उसके उपार्जन करने का युग था, लेखक बनने का नहीं। इस गोष्ठी में उसने साहित्य का पहला पाठ पढ़ा था और फिर बहुत दिन बाद पढ़ी बंग दर्शन में कवि गुरु की युगांतकारी रचना आह की किरकिरी पढ़कर उस किशोर को जो गहरे आनंद की अनुभूति हुई, उसको ना वह किसी को बता सका, न जीवन भर भूल ही सका। अब तक उसका मन भूत प्रेतों की कहानियों से ही आतंकित रहा था। इस नए जीवन दर्शन ने उसे प्रकाश और सौंदर्य के एक नए जादू भरे संसार में पहुंचा दिया। जैसे पुश्किन की रचना पढ़ने के बाद तॉलस्टॉय पुकार उठे थे, मैं पुश्किन से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। वे मेरे पिता हैं, वे मेरे गुरु हैं। वैसे ही शरद ने कहा होगा, मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। वे आज से मेरे गुरु हुए। और सचमुच शरद जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हें अपना गुरु ही मानते रहे। वास्तव में मणि शरद की शिक्षा का आदि पर्व कुसुम कामिनी की पाठशाला में ही शुरू हुआ था। पाठ्य पुस्तक का क्रम समाप्त होने पर साहित्य की बारी आती थी।
शैशव से लेकर यौवन के आरंभ होने तक इस क्रम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। अपराजय कथाशिल्पी शरतचंद्र के निर्माण में कुसुम कामिनी का जो योगदान है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। इसी गोष्ठी में अचानक एक दिन क्रांति हो गई। एक नए स्रोत से आकर उस दिन रविंद्रनाथ की कविता प्रकृति प्रतिशोध का स्वर गूंज उठा। पढ़ने वाले थे उसी परिवार के एक व्यक्ति। वे बाहर रहकर पढ़े थे। इस परिवार में वर्जित संगीत और काव्य में उनकी दिलचस्पी थी। उस कविता को सुनाने के लिए उन बंधु ने परिवार के सभी नारियों को इकट्ठा किया था। किसने कितना समझा पता नहीं, लेकिन शरत की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें छिपाने के लिए वह उठकर बाहर चला गया। यहाँ प्रथम पर्व का द्वितीय भाग समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी प्रथम पर्व के तृतीय भाग के साथ। नमस्कार।